वेलकम बैक स्टूडेंट। एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है विद अनदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन। ये चैप्टर है हमारा फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, यानी कि फिजियोलॉजी और स्पोर्ट्स का आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी की बात करते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से बना है। पहला है आपका साइकी एंड दूसरा है लॉगस। साइकी का मतलब है माइंड या फिर सोल एंड लॉगस मीन्स है साइंस या स्टडी। ओके, यानी बेसिकली माइंड या सोल की जो स्टडी होती है, जो उसके पीछे की साइंस होती है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो जो साइंस की ब्रांच है जो इस स्टडी में हमारी हेल्प करती है वो साइकोलॉजी कहलाती है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में अच्छी साइकोलॉजी या बैलेंस साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि किसी भी खेल के दौरान, किसी भी इवेंट के दौरान कई बार हम ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जिससे हमारा जो विल पावर है, जो पार्टिसिपेशन करने की क्षमता है या जीतने की जो भावना है वो कम हो सकती है, या कई बार बहुत ज़्यादा हमारे अंदर भरकर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हमें अपने इवेंट को लूज तक करना पड़ सकता है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमेशा जो बैलेंस साइकोलॉजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर मैंने पिल्सबुरी की दी हुई एक डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारी बुक्स में और भी बहुत सारे अदर राइटर्स की या ऑथर्स की दी हुई डेफिनेशंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अब साइकोलॉजी जो है वो क्या इम्पोर्टेंस या क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में। सबसे पहला कि वो हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी को एनहेंस करती है, यानी कि जब हम मेंटली प्रिपेयर होके चलते हैं ना कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ये काम मैं बहुत बेहतरीन तरीके से अपना मतलब अगर कोई कमी है तो उसे इम्प्रूव भी कर सकती हूँ और इसमें एक बेटर रिजल्ट मैं लोगों के कंपैरिजन में दे सकती हूँ। तो हमारा जब माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर रहेगा किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो हमारा जो फिजियोलॉजिक सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली उस काम को करने के लिए प्रॉपर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है लर्निंग मोटर स्किल्स। साइकोलॉजी के दौरान हम मोटर स्किल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या टीनेजर्स हों या सीनियर सिटीजन्स हों, सबकी जो मोटर मूवमेंट होती है वो डिफरेंट होती है और उसकी स्टडी हम साइकोलॉजी के दौरान ही करते हैं कि किस एज लेवल पर, किस एज ग्रुप के अंदर हमें कौन सी हमारी बॉडी के अंदर कौन सी मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए और हमें उसे कैसे एक्वायर करना है। देन नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। साइकोलॉजी के दौरान जब हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम लोगों के बिहेवियर से उनके दिमाग में चल रही बातों को जानने का एक प्रयास करते हैं, एक कोशिश करते हैं। और काफ़ी सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और काफ़ी सारे हम देखते हैं जो कोचेज़ होते हैं वो भी स्टूडेंट्स की जो साइकोलॉजी है उसको समझ करके उस अकॉर्डिंग उनको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के तरीके देते हैं। अब जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अगर हम बहुत पोलाइटली समझाएं तो वो चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, बजाय अगर हम उनको स्ट्रिक्टली डांटे या उनको पनिशमेंट दे। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब उनको पनिशमेंट मिलती है या कई बार जो डीमोटिवेशन होता है वो भी प्लेयर के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लेयर की या स्टूडेंट की उस साइकोलॉजी को समझने के बाद ही जो टीचर है वो उसे अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर से जब हम उसके इंटरनल इमोशंस या उसके माइंड में क्या चीज़ चल रही है उसके बारे में जानते हैं तो वो भी आपकी साइकोलॉजी के अंदर ही आती है। इसके बाद कंट्रोलिंग द इमोशंस, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। चाहे हम गेम जीते चाहे हारे, हम अपने इमोशन कंट्रोल करके एक फुल्ली इंगेज पार्टिसिपेशन बेसिकली देते हैं। द रोल इन इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। साइकोलॉजी, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होना स्पोर्ट्स लाइफ में मैंने स्टार्ट में बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कई बार ग्राउंड में ऐसी सिचुएशंस को भी देखना पड़ता है जो आप
ये सोच करके गए हैं कि नहीं मैं इस काम को कर लूँगा, मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन हम उस चीज़ में एक छोटी सी मिस्टेक से हार जाते हैं। तो वहाँ पर अगर हम हार भी गए हैं तो हमें उस चीज़ को लेके बैठे नहीं रहना चाहिए कि मैं कैसे हार गया। हमें अपने आप को साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारे अंदर ये भावना है कि कोई बात नहीं, मैंने इस बार सबक लिया, मैं अगली बार एक अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। अपनी गलतियों को समझ करके, एनालाइज करके उसके बाद दोबारा से कोई एक्शन लेना। अब साइकोलॉजी जो है ये हमारी फिजियोलॉजी कैपेसिटी को एनहेंस करती है और फिजियोलॉजी कैपेसिटी से हमारी बायोमैकेनिक्स में भी फ़र्क पड़ता है। अब देखो बायोमैकेनिक्स क्या होती है, ये एक ऐसी ह्यूमन मूवमेंट की स्टडी होती है जिसके अंदर आप सिर्फ बॉडी की ही नहीं, बॉडी के साथ जो हम इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं खेलने के समय, उन दोनों का कैसे कोऑर्डिनेशन, ये कैसे इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होती है आपकी काइनेटिक्स और दूसरी होती है काइनेमेटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर, जो भी इक्विपमेंट हमारे ऊपर फोर्स डाल रही है वो काइनेटिक होती है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि इक्विपमेंट्स की या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जो फोर्स हमारे ऊपर आ रही है वो काइनेटिक स्टडी होती है, और काइनेमेटिक स्टडी होती है हमारी बॉडी में जो मूवमेंट है उसे कैरी करने के लिए या उसे मूव करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कोई वेट लिफ्टर होता है तो उनके पास डंबल्स होते हैं, तो ये जो डंबल हैं ये आपके काइनेटिक है, ये हमारी बॉडी पर फोर्स डाल रहे हैं, और जो बॉडी होती है जो इसे होल्ड करती है दैट इज काइनेमेटिक। मूवमेंट दोनों में ही आ रही है, बट जो लोड हम ले रहे हैं वो काइनेटिक है, और लोड जो उठा रहा है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है या जो स्टूडेंट है, जो लोड को कैरी कर रहा है वो आपका काइनेमेटिक्स होगा। अब बायोमैकेनिक्स की, अब हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसका कोई ना कोई रोल हमारी लाइफ में होता ही है। विदाउट किसी रोल के या विदाउट किसी इंपॉर्टेंस के कोई स्टडी नहीं होती। तो बेसिकली इससे क्या होता है, हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है। जो टेक्निक्स होती हैं, अब नॉर्मल रनिंग हम कहें तो सब कोई कर सकते हैं, नॉर्मली सब लोग रनिंग कर सकते हैं, बट अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे आप क्रिकेट में रन ले रहे हैं या बास्केटबॉल में ड्रिबल कर रहे हैं, फुटबॉल में बॉल को कैरी कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो आप एक मोशन में उस इक्विपमेंट को लेकर मूव कर रहे हैं। तो उस इक्विपमेंट को लेकर मूव करने की जो टेक्निक होती है उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट को बॉडी के साथ कैसे बैलेंस करना है। इसके बाद है इम्प्रूव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेवलपमेंट। जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं उनकी भी डेवलपमेंट होती है। कैसे? जब कोई भी स्पोर्ट्स नया नया आता है तो उसके अंदर एक ही चीज़ कॉमन होती है, जो इक्विपमेंट है, बट टाइम के साथ साथ जब हम इक्विपमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलता है कि जो एज ग्रुप है या जेंडर वाइज है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साइज़ में, उनके वेट में डिफरेंस दिया जाता है। सो बेसिकली जिस तरह का बंदा या जिस तरह का पर्सन खेल रहा है उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उस वेट के या उस पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन के वेट के अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट होता है उनके साइज़ में थोड़ा बहुत चेंज होता है। अब इसके बाद आता है काइंसोलॉजी। काइंसोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा है, ये ह्यूमन मूवमेंट की स्टडी होती है। अब बायोमैकेनिक्स और काइंसोलॉजी में क्या डिफरेंस है? काइंसोलॉजी में सिर्फ ह्यूमन मूवमेंट देखी जाती है, बट बायोमैकेनिक्स में जो मूवमेंट होती है वो इक्विपमेंट के साथ देखी जाती है, यानी कि जो बॉडी मूवमेंट है और जो इक्विपमेंट है दोनों का कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, स्पीड, स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी सबको इन्वॉल्व करके। अब काइंसोलॉजी जो है हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमारी हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है काइंसोलॉजी, क्योंकि बॉडी में मूवमेंट जितनी ज़्यादा होती है, बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स उतने ज़्यादा मूव करते हैं, और वो एक ऐसे पर्सन जो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है अपनी बॉडी के साथ, पूरे दिन बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, उसकी बॉडी, और एक ऐसा पर्सन जो अपनी बॉडी से पूरा वर्क ले रहा है, तो दोनों के कंपैरिजन में जो इंसान बॉडी को मूव कर रहा है प्रॉपरली, उसकी जो हेल्थ और जो फिटनेस होगी वो कई गुना बेहतर होगी उस इंसान के जो कि खाली बैठा रहता है।
बायोमैकेनिकल एप्लीकेशन, अब जब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी कितना वेट उठा सकती है, कितनी दूर तक रन कर सकती है, कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जब काइनेसियोलॉजी, जब बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि बायोमैकेनिकली हमारी बॉडी किस गेम के लिए या किस इक्विपमेंट को कैरी करने के लिए सुटेबल है। देन रिसर्च एंड डिसेबिलिटी केस मैनेजमेंट। काइनेसियोलॉजी के अंदर जब हम बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो हम बॉडी से रिलेटेड कोई भी जो टॉपिक है, कोई भी नए तथ्य निकले हैं उसकी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को डीपली स्टडी कर रहे हैं। एंड कोई भी डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी से आपको कैसे बाहर आना है या किस तरह से उस डिसेबिलिटी को कम करा जा सकता है और धीरे धीरे उससे इम्प्रूवमेंट आ सकती है ह्यूमन बॉडी में, ये स्टडी भी हम काइनेसियोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज थेरेपी। अब कई बॉडी रिलेटेड मूवमेंट या बॉडी से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हम बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी दवाई के, सिर्फ थेरेपी के थ्रू उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। जनरली हम देखते हैं लोगों के अंदर जॉइंट्स को लेकर के बहुत प्रॉब्लम होती है, या ऐसा होता है कि लोगों की कमर झुक जाती है बैठे बैठे। जनरली जो लोग 9 to 5 का जॉब करते हैं उनको एक जगह बैठे रहना पड़ता है पूरे 8-8, 9-9 घंटे तक, और फिर उनको काम करना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी बॉडी का जो पोस्चर होता है वो चेंज हो जाता है। जो स्ट्रेट बॉडी होती है वहाँ कंधे झुक जाते हैं और कमर झुक जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो एक्सरसाइज थेरेपी के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो ये भी हम काइनेसियोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं कि जब हम बॉडी की मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि किस तरह के मूवमेंट से जो पोस्चर है वो ख़राब हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में ऐसी कौन सी मूवमेंट्स के थ्रू हम वापस से बॉडी का पोस्चर ठीक कर सकते हैं, तो वो एक्सरसाइज थेरेपी में हम जानते हैं। अब बॉडी मूवमेंट के अंदर बेसिकली ये 8 मूवमेंट जो मेजर मूवमेंट्स होती हैं, जनरली जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं या गेम खेलते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग पीरियड होता है किसी भी गेम को, किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम जो वार्म अप टाइम लेते हैं उसमें हम ये सारे एक्सरसाइजेस करते हैं जिससे बॉडी की पूरी मूवमेंट हो, बॉडी खुले। और इससे क्या होता है, अगर हम बिना वार्म अप करें, वर्कआउट बिना वार्म अप करे अगर हम कोई भी गेम शुरू कर रहे हैं तो रनिंग करते हुए और कई बार ऐसा होता है कई मूव्स लेते हुए हमारी बॉडी के जो जैसे एंकल होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि वो ठीक से वार्म अप ही नहीं हुआ, मसल्स खुली ही नहीं और हमने डायरेक्ट खेलना शुरू कर दिया। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट क्यों करते हैं, ताकि मसल्स जो हैं वो गर्म हो और वो एक्सपेंड हो जाएं। पहला होता है फ्लेक्शन, यानी कि जब हम अपने हाथ को अपने शोल्डर के करीब लाते हैं तो ये होती है फ्लेक्शन, यानी कि बाहर से हम अंदर ला रहे हैं। उसके बाद है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन आपका इनवर्ड होता है, एक्सटेंशन आउटवर्ड। ये हाथ यहाँ से यहाँ आया, फ्लेक्शन, यहाँ से वापस अपनी पहली पोजीशन पे गया तो एक्सपेंशन। इन, फ्लेक्शन, आउट, एक्सपेंशन। फिर आता है अबडक्शन। अबडक्शन में क्या होता है, आपके सीधे हाथ जब उठ के ऊपर जाते हैं, यानी कि जब आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये आपका अबडक्शन होता है। और सेम जब हाथ यहाँ से नीचे आएंगे तो ये अडक्शन होगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन से ऊपर जाना अबडक्शन और अबडक्शन वाली पोजीशन से नीचे आना अडक्शन। देन आती है रोटेशन, नेक रोटेशन हो गई, वेस्ट रोटेशन हो गई, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, वो आपकी रोटेशन काउंट होगी। फिर आती है सरकमडक्शन, यानी कि जो हाथों की मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी समडक्शन होती है, चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ये सरकमडक्शन होती है। देन सुपिनेशन, यानी कि अगर आपका हाथ फॉरवर्ड है, फ्रंट की साइड है तो ये सुपिनेशन हो गया, और यही पोजीशन अगर बैक हो रही है, ये सुपिनेशन, ये न्यूट्रल और ये प्रोनेशन, यानी कि जो बैकवर्ड होगी
ये प्रोनेशन, न्यूट्रल, सुपिनेशन, ऐसे। तो बेसिकली ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। फ्रंट में है सुपिनेशन, स्ट्रेट है न्यूट्रल, एंड देन बैक साइड आ रहा है तो ये प्रोनेशन। ये मेजर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, काइंसोलॉजी पढ़ ली, फिजियोलॉजी पढ़ ली एंड बायोमैकेनिक्स पढ़ ली। इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डीएम कर सकते हैं।